हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश के सभी प्री बोर्ड परीक्षा के जो सेट पेपर है अपलोड हो रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है समाजशास्त्र का। ठीक है, समाजशास्त्र कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसमें आपको सभी प्रश्न बताए जाएंगे, पूरा का पूरा पेपर बताया जाएगा। ध्यान रखना, पूरा 100 नंबर का पेपर है, ध्यान रखें। सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट करके हल करेंगे और जितने सही विकल्प दिए जाएंगे उन सभी सही विकल्पों के आंसर इसी वीडियो में तुरंत मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर विषय के दो पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एक तो जो पुराने पैटर्न का जो पेपर था वो है और एक है आपका नया पैटर्न का पेपर। तो ध्यान रखें सभी, आज का हमारा पेपर है ये समाजशास्त्र का। किसका है दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी। आज का समाजशास्त्र का पेपर है कक्षा 12वीं। देख सकते हैं आप, ये पूरा पहले सही विकल्प है, इसके बाद में रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान के बाद में सत्य असत्य है और इन सत्य असत्य के बाद में मैं आपको बताऊंगा सही जोड़ी। सही जोड़ी के बाद में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, और इसके बाद में आपके ये सारे प्रश्न रहेंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे प्रश्न रहेंगे और ये लिखा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बता रहे हैं आपको, डायरेक्टली समझ सकते हैं आप। ये समाजशास्त्र कक्षा 12वीं सेट फर्स्ट देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा समाजशास्त्र का पेपर है और आप इसे अच्छे से हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा विषय समाजशास्त्र। ठीक है, ध्यान रखें आप सभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें कि जो बताया जा रहा है वो क्या है, सही विकल्प। और सही विकल्प के बाद में आपको बताया जाएगा दोस्तों रिक्त स्थान। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दे रखे हैं वो तो आप सभी को मालूम ही है। निर्देश तो यही रहते हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और उनके सामने ही आंसर दिए गए हैं। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इन सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई। तो याद रखें आप, पहला क्वेश्चन, भारत में जो पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है इसकी बात की जा रही है। ठीक है, नीति है, कौन सी नीति है, जनसंख्या नीति है। ठीक है, जनसंख्या नीति है और ये कब किस सन में घोषित की गई थी। ठीक है, तो ये ईयर बताना है आपको, तो वो आएगा आपका 1976। 1976 में जनसंख्या नीति घोषित की गई थी, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए। अगला क्या है आपका, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, ध्यान रखें, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, तो वो कहा था D.N. मजूमदार ने। जो मजूमदार जी थे, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि जो जाति है वो एक बंद वर्ग है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। तो सेकंड का आंसर है दोस्तों D.N. मजूमदार। इसके बाद अगला देखिए, निम्नांकित में सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नहीं आएगा। 4 ऑप्शन है, जाति प्रथा, सती प्रथा, किसान आंदोलन, नारी मुक्ति आंदोलन। तो ये जो सामाजिक आंदोलन है इसमें कौन सा नहीं आएगा, तो याद रखेंगे आप सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, सामाजिक आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। निम्नांकित में से सामाजिक आंदोलन नहीं है तो आप लिखेंगे किसान आंदोलन सामाजिक आंदोलन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव है। जो औद्योगिकरण है इसका सामाजिक प्रभाव क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें आप ध्यान रखें, पहले ऑप्शन आप अच्छे से सुनेंगे। पहला ऑप्शन है आवास की समस्या, दूसरा ऑप्शन है आपका अपराध में वृद्धि, तीसरा है मनोरंजन का व्यापारीकरण। तो औद्योगिकरण का जो सामाजिक प्रभाव है तो वो सभी हैं। ठीक है, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सभी, ये जितने भी दे रखे हैं ये औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव है। जैसे कि औद्योगिकरण होता है तो आवास की समस्या भी आ जाती है, अपराध में वृद्धि हो जाती है और मनोरंजन का व्यापारीकरण हो जाता है। इसके बाद में अगला देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, उस विद्वान का आपको नाम लिखना है। आपके ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी ने, M.N. श्रीनिवास ने, योगेंद्र सिंह ने या महात्मा गांधी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा M.N. श्रीनिवास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा, M.N.
श्रीनिवास, ठीक है, एम एन श्रीनिवास इसमें आएगा, याद रखना, एम एन श्रीनिवास, इन्होंने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की थी। तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। जो हरित क्रांति है उसके कारण किसके उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो वो हुई है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के पेपर आपको चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। और आप देख सकते हैं इसके पहले भी हमने बहुत सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं, 12th क्लास के, कक्षा 12वीं के और मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021, ठीक है। इसके पहले आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 20 या 21 से होने वाली है, ध्यान रखना आप सभी। तो ये हैं आपके सबसे पहले सही विकल्प, और सही विकल्प के बाद में अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेना एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला रिक्त स्थान। भारत में जनसंख्या वितरण में है, क्या है, तो विषमता है, ठीक है। पहले में आप लिखेंगे विषमता। इसके बाद दूसरा देखिए, संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वोच्च स्थान का होता है, किसका होता है, तो उसमें आएगा कर्ता, ठीक है, कर्ता का होता है। अगला है शोधकर्ता का पहला कार्य है समस्या का चुनाव। जो शोध करता है उसका पहला कार्य क्या है, समस्या का चुनाव। तो इस थर्ड वाले में क्या आएगा, चुनाव आएगा। इसके बाद में नंबर 4 देखिए, नगरीकरण ने शिक्षा का किया है, क्या किया है नगरीकरण ने शिक्षा का, तो ये किया है प्रसार, ठीक है। जो नगरीकरण है उसके कारण शिक्षा का क्या हुआ है, प्रसार हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसमें आप याद रखेंगे 1951 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1951 में भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। अगला देखिए, नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम क्या है, तो यह है मेधा पाटकर, ठीक है, मेधा पाटकर, ये नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम है। चलिए एक बार और मैं अच्छे से ये सारे रिक्त स्थान बता देता हूँ कि कौन कौन से रिक्त स्थान में क्या क्या आंसर आएगा। पहले में आएगा विषमता, ठीक है, नीचे आंसर सारे दे रखे हैं। दूसरे में आएगा दोस्तों कर्ता, ठीक है। तीसरे में आएगा चुनाव, और उसके बाद में नंबर 4 में आएगा प्रसार, ठीक है, प्रसार, ये नंबर 4 इसमें आएगा प्रसार। इस नंबर 5 में आएगा दोस्तों 1951, ठीक है, और 1951 याद रखेंगे आप सभी। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये कब से लागू किया गया था, तो 1951 से ही लागू किया गया था। अगला देखिए, नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम क्या है, तो वो है मेधा पाटकर, ठीक है, मेधा पाटकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सत्य असत्य लिखिए, ठीक है, सत्य असत्य लिखिए। इसका आप देखेंगे, पहला है शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक होती है। जो संस्कृति है उसके हस्तांतरण में सहायक होती है क्या, शिक्षा, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही, ठीक है, इसका होगा सत्य। क्या आएगा इसका, सत्य है ये कि जो शिक्षा है वो संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक होती है। अब हम बात करते हैं अगले सत्य असत्य की, ठीक है, अच्छे से आप देखेंगे। इसके बाद दूसरा देखिए, सत्य असत्य में जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल नहीं होते हैं। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल नहीं होते हैं, तो यह है असत्य, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे असत्य। अगला देखिए, सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी एवं विस्तृत होती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसमें भी आप लिखेंगे सत्य।
नेक्स्ट है जमींदारी व्यवस्था में किसान ही भूमि का मालिक होता है। तो जमींदारी व्यवस्था में जो किसान है वो भूमि का मालिक नहीं होता है, तो ये है असत्य। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित नहीं होते हैं। तो ये भी है असत्य, क्योंकि जो सामाजिक आंदोलन है उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है कि सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित नहीं होते हैं। इसमें नहीं दे रखा है, बल्कि जो सामाजिक आंदोलन है वो तो होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा असत्य। ठीक है। तो ये तो थे आपके सत्य असत्य। और एक बार और देख लो आप, पहला तो सही है, याद रखना, पहला सत्य है। और उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये इसके आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। आप इसमें से भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, इसके भी आंसर आपको इसी में दे रखे हैं, लेकिन एक एक जोड़ी बनाकर मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। सही जोड़ी बनाइए में पहला देखिए, ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय जजमानी व्यवस्था, इसमें क्या आएगा, जजमानी व्यवस्था। मुस्लिम विवाह, दूसरा क्या दे रखा है, मुस्लिम विवाह, तो इसमें आएगा दोस्तों एक समझौता। आर्य प्रजाति, इसमें आएगा उत्तर भारत, जो आर्य प्रजाति है वो उत्तर भारत में पाई जाती है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है MN श्रीनिवास। अगला देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसमें आएगा दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट। क्या आएगा, श्रीमती एनी बेसेंट, ये करेक्ट होगा। इसके बाद है वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण में आएगा दोस्तों ये वाला सार्वभौमिकता। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए जोड़ी आपको एक बार और मैं अच्छे से बता देता हूँ, तुरंत आप याद कर लो। ग्रामीण समुदाय, तो इसमें आएगा जजमानी व्यवस्था। ठीक है, जजमानी व्यवस्था, ये ग्रामीण समुदाय। मुस्लिम विवाह, तो ये एक समझौता, एक समझौता इसके आगे आएगा। अगला देखिए आर्य प्रजाति, तो आर्य प्रजाति में आएगा उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत, आर्य प्रजाति इसमें आएगा दोस्तों उत्तर भारत। एक सेकेंड, चलिए आर्य प्रजाति में क्या आएगा, उत्तर भारत आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तो इसमें आएगा आपका F वाला MN श्रीनिवास, MN श्रीनिवास, श्रीनिवास, ये है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसमें आएगा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट करेंगे आप इसका, ये वाला। वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण में आप लिखेंगे सार्वभौमिकता। क्या लिखेंगे, सार्वभौमिकता। ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आपके इस प्रकार हैं। चलिए पहला देखते हैं, उपनिवेशवाद के शत्रु का क्या नाम है, तो वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद वही, अगर कोई देश अगर किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो वो कहते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, तो इसका शत्रु कौन है, राष्ट्रवाद। अगला देखिए, जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहते हैं, जो जनसंख्या का विज्ञान है उसे क्या कहा जाता है, जननांकिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जननांकिकी, जननांकिकी कहा जाता है। जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम कौन सा है, जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम कौन सा है, तो वो है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह, ये जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम माना जाता है। इसके बाद में अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ध्यान रखना, आपके जीके में भी ये शामिल होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय एकता में सर्वप्रमुख बाधक तत्व क्या है, तो जो राष्ट्रीय एकता है उसमें सबसे प्रमुख बाधक तत्व एक तो है भाषावाद, ठीक है, और एक है क्षेत्रवाद। भाषावाद और क्षेत्रवाद, ये दोनों क्या है, राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं।
तो ध्यान रखना कि राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व क्या है, तो आप बताएंगे भाषावाद तथा क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता में सर्व प्रमुख बाधक हैं। अगला है आधुनिकीकरण का संबंध भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन से है अथवा संरचनात्मक परिवर्तन से। तो इसमें आएगा सांस्कृतिक परिवर्तन से। किससे? सांस्कृतिक परिवर्तन से। सांस्कृतिक परिवर्तन से, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। तो आपके ये सारे, चलिए एक बार और मैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके सारे आंसर ये यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे आंसर दे रखे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। पहले में क्या आएगा? उपनिवेशवाद के शत्रु का नाम है राष्ट्रवाद। दूसरा देखिए, जनसंख्या के विज्ञान को कहते हैं जननांकिकी। तीसरा देखिए, जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम कौन सा है? तो अंतर्विवाह। चौथा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, ठीक है। राष्ट्रीय एकता में सर्व प्रमुख बाधक तत्व क्या है? तो भाषावाद एवं क्षेत्रवाद। इसके बाद में आधुनिकीकरण का संबंध भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन से है अथवा संरचनात्मक परिवर्तन से। तो उसमें आएगा सांस्कृतिक परिवर्तन से। ये लास्ट वाले में क्या आएगा? सांस्कृतिक परिवर्तन से। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। पूरे क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, और इंस्ट्रक्शन के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। लिख लिख कर आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद करके आंसर देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को आपको हल करना है। तीनों प्रश्न 3 नंबर के हैं। इस प्रकार से 3 3 9 नंबर के आपके ये तीनों प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। भारतीय समाज विविध संस्कृतियों, लोगों, विश्वासों, मान्यताओं का जटिल मिश्रण है, कैसे? अगला देखिए, भारत में जननांकिकी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में गिरते स्त्री पुरुष अनुपात के क्या कारण है? यदि आपको इनके आंसर चाहिए, इन सभी क्वेश्चनों के अगर आपको आंसर चाहिए, तो आपको ये कहाँ पर मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको परीक्षा अध्ययन में। कहाँ पर मिलेंगे? परीक्षा अध्ययन वाली जो आपकी कुंजी या गाइड है, उसमें आपको इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। ये पृष्ठ संख्या दे रखी है, हर प्रश्न की पृष्ठ संख्या दे रखी है। देखिए, पृष्ठ संख्या 10 पर, मतलब पेज नंबर 10 पर प्रश्न नंबर 3, ये जो पहला प्रश्न दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि परीक्षा अध्ययन में पेज नंबर 10 पर जो तीसरा प्रश्न है वही ये प्रश्न है। दूसरा, ये भारत में जननांकिकी की प्रमुख विशेषताएं, तो ये पृष्ठ संख्या 15 पर मिलेगा पहला प्रश्न। इसी प्रकार से ये सारे प्रश्न हैं, तो आप उनको हल कर सकते हैं। मेरा आपको ये है कि पूरा का पूरा पेपर बता दूं, ठीक है। तो ये पूरा पेपर बताया, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के आंसर सारे के बताए 2-2 बार। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। करने तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन है, लेकिन दिए कितने? 5 दिए हैं छठे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में कितने दिए हैं? 5 प्रश्न दिए हैं। 5 में से कितने करना है? 3 करना है। 3 नंबर का है, 1 तो बराबर 9 नंबर का आपके टोटल क्वेश्चन है। अगला देखिए, मातृवंश और मातृतंत्र में क्या अंतर है? और इसके बाद है नातेदारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें भी आपको कितने हल करने हैं? इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन हल करने हैं, और ये भी आपका 9 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपका 3 3 9, ठीक है, 9 अंक इसमें हो जाएंगे। इसमें कितने हल करने हैं? 3 हल करने हैं, ध्यान रखना आप सभी। पहला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अपवर्जन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज में स्त्रियों की निम्न दशा के क्या कारण हैं? इसके बाद देखिए, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की क्यों जरूरत होती है? अच्छा, अल्पसंख्यक में थोड़ा सा 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। अल्प मतलब होता है कम, ठीक है, और संख्यक मतलब होता है संख्या वाला। संख्यक मतलब क्या होता है? संख्या वाला। संख्या वाला अर्थात जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, जिनकी कम जनसंख्या है, जिनकी कम जनसंख्या है, ये लिखकर बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखना, जनसंख्या है, जिनकी कम जनसंख्या है या जिनकी जनसंख्या कम है, जिस वर्ग की, ठीक है, वर्ग कह सकते हैं, धर्म या फिर समुदाय, ठीक है, जिनकी कम जनसंख्या है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं? तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिस वर्ग, धर्म या समुदाय की कम जनसंख्या होती है उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं, और अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है,
भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जो भारतीय समाज है, ठीक है, इसमें अनेक वर्ग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक वर्ग पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के लोगों को आप देख सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। तो भारतीय समाज की विशेषताएं आपको बतानी है। अगला देखिए, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं? समाज की संरचना, समाज की संरचना, ठीक है, उसी को सामाजिक संरचना बोला जाता है। आपको अच्छे से बताना है इसको समझकर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है समझ लें आप इसे। इसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 नंबर का है एक प्रश्न। इस प्रकार से आपके टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। चलिए पहला देखते हैं, संस्कृति किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है या फिर प्रोत्साहन देती है? संस्कृति की बात की जा रही है इसमें। ये किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है या प्रोत्साहन देती है? तो इसका आंसर आपको 82 पेज नंबर पर मिलेगा, परीक्षा अध्ययन में पहला प्रश्न ही है ये। अगला है, ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? जो ब्रह्म समाज, इसके प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता पश्चात भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुए? जो हरित क्रांति है उसके परिणाम स्वरूप जो गांव अंचल है, ठीक है, गांव में क्या परिवर्तन हुए? गांव के परिवर्तन आपको बताना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों की। अगले क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। चलिए, हाँ, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से औद्योगिकरण क्या है? समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से बताना है, मतलब कि समाज शास्त्र की भाषा में, ठीक है, समाज शास्त्र की भाषा में बताना है। और विभिन्न समाज शास्त्रियों ने बताया कि औद्योगिकरण क्या है, ठीक है, किसके अनुसार? समाज शास्त्रियों के अनुसार औद्योगिकरण, ठीक है, किसे कहते हैं या फिर क्या है, ये आप लिखेंगे। ये समाजशास्त्र के अनुसार औद्योगिकरण क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक आंदोलन की कोई 4 विशेषताएं। सामाजिक आंदोलन की आपको कितनी विशेषताएं बताना है? सामाजिक आंदोलन की 4 विशेषताएं बताना है। कितनी बताना है? 4 विशेषताएं बताना है। सामाजिक आंदोलन की 4 विशेषताएं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामाजिक आंदोलन की 4 विशेषताओं के बाद में आता है, औद्योगिकरण किस प्रकार समानता एवं असमानता लाता है? औद्योगिकरण किस प्रकार से समानता एवं असमानता लाता है? ये मिलेगा आपको पेज नंबर 103 पर, परीक्षा अध्ययन में प्रश्न नंबर 3। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 4 तिया 12, मतलब कि 3 प्रश्न हैं और कितने नंबर का है? एक प्रश्न 4 नंबर का है। इस प्रकार से आपके 12 नंबर इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से हल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, समाज शास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालिए। समाज शास्त्र का क्या महत्व है, ठीक है, ये आपको बताना है, समाज शास्त्र का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है? सबसे पहले तो आपको बताना है लिंग अनुपात का अर्थ, ठीक है, लिंग अनुपात को ही स्त्री पुरुष अनुपात कहा जाता है। तो स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है? एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के क्या निहितार्थ हैं, मतलब कि कारण, ठीक है, गिरते हुए लिंग अनुपात के कारण बताना है। समझ लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। क्या आप ये महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों की बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं? आपकी राय में इस पसंद के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो वो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह के कारण है ये, ठीक है, मतलब कि जो रूढ़िवादिता भी हम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं पूर्वाग्रह, इसके कारण बेटों को अधिक पसंद किया जाता है और बेटियों को कम पसंद किया जाता है। तो इसको आपको समझा के लिखना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना आप सभी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 के और भी क्वेश्चन है जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा प्रभाव, कारण और प्रभाव किसके? तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, इसके आपको
कारण भी बताना है और परिणाम भी बताना है जनसंख्या वृद्धि के। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, परिवार के प्रकार ठीक है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। ठीक है, तो परिवार के प्रकार अच्छे से बताना आप सभी। अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है? समस्याएं बताना है। किसकी समस्याएं? अनुसूचित जनजातियों की। जनजातियों की कौन सी जनजातियां? तो वो भी अनुसूचित। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की आपको विशेषताएं बताना है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10 और 4 प्रश्न इसमें भी आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 10 में 4 प्रश्न हल करना है और चारों प्रश्न 4 नंबर के हैं। इस प्रकार से 16 नंबर का है आपका प्रश्न नंबर 10। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। समाज में महिलाओं की निर्बल स्थिति के प्रमुख कारण क्या है? निर्बल मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो समाज में महिलाओं की जो निर्बल स्थिति उसके कारण बताना है। दूसरा देखिए, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? सांस्कृतिक विविधता, विविधता तो ये क्या है समझ लो आप। 1 मिनट में समझा देता हूँ थोड़ा सा इसको, फिर आप अपने पूरे क्वेश्चनों के आंसर तो हल करेंगे ही। देखें, अलग अलग प्रकार के पहनावे मिलते हैं। ठीक है, एक से अनेक रीति रिवाज मिलते हैं और अनेक प्रथाएं मिलती है। ये सब कहाँ पर मिलता है? हमारे भारत में मिलता है। तो जो सांस्कृतिक विविधता है इसका अर्थ क्या है? कह सकते हैं अनेकता। ठीक है, ये अनेकता को ही विविधता बोला जाता है। ठीक है, अनेकता को ही क्या बोला जाता है? विविधता बोला जाता है। तो भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? क्योंकि भिन्नता है एक, और ये भी कह सकते हैं भिन्नता मतलब कि अंतर। ठीक है, डिफरेंस, अंतर, भिन्नता या अंतर। भारत में अनेक प्रकार के तो धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि सांस्कृतिक विविधता वाला देश है भारत। तो इस भारत देश को सांस्कृतिक विविधता वाला देश इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, वंश, संप्रदाय आदि के लोग निवास करते हैं और उनका पहनावा, खान पान और अलग अलग प्रकार की उनमें विविधता देखने को मिलती है, अनेकता देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है, अंतर देखने को मिलता है। इसी को विविधतापूर्ण देश कहा जाता है, जो कि हमारा भारत एक विविधतापूर्ण देश है और भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। ये इसका पूरा उत्तर था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कौन से भाषाई कारकों की वजह से भारत में विविधता पाई जाती है? भाषाई कारक बताना है। कौन से कारक बताना है? भाषाई कारक। अरे अनेक भाषा को बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, लगभग ध्यान रखें 1000 से भी ज़्यादा भाषा बोली जाती है। चलिए अगला, नगरीकरण से होने वाली विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। नगरीकरण से होने वाली जो प्रमुख समस्याएं हैं वो कौन सी है? यदि गाँव के लोग अगर शहर में जाकर रहेंगे, शहर में जाकर बस जाएंगे तो वह नगरीकरण की समस्या को उत्पन्न करेंगे। नगरीकरण को बढ़ाएंगे, कह सकते हैं हम, बढ़ाएंगे, नगरीकरण को बढ़ाएंगे। तो नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली फिर समस्याएं कौन कौन सी है ये आपको समझाना है, बताना है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। औद्योगिकरण में तो उद्योगों का विकास होता है। ठीक है, औद्योगिकरण में किसका विकास होता है? उद्योगों का विकास होता है। ठीक है, और नगरीकरण इस नगरीकरण में नगरों का विकास होता है। किसका विकास होता है? नगरों का विकास होता है।
नगरीकरण में नगरों का विकास होता है। ये पहला अंतर तो मैंने आपको बता दिया। औद्योगिकरण में उद्योगों का विकास होता है, नगरीकरण में नगरों का विकास होता है। ठीक है। औद्योगिकरण में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं और नगरों में विभिन्न प्रकार के क्या स्थापित किए जाते हैं, बस्तियां स्थापित की जाती है, घर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ये दूसरा अंतर है। तो इस प्रकार से आपको औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, परियोजना कार्य के कितने स्तर है, उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। परियोजना कार्य, परियोजना कार्य, ठीक है, क्या है, इसके कितने स्तर हैं, कितने स्तर हैं और इनका क्या करना है, आपको वर्णन करना है, वो भी विस्तार से। विस्तार से वर्णन करना है। अब हम देखेंगे ये विस्तार से वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 60 मतलब प्रश्न संख्या है ये 67 और प्रश्न नंबर पहला मिलेगा आपको परीक्षा अध्ययन में। ये सारे आंसर आपको उसमें मिल सकते हैं, ध्यान रखना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाँ सॉरी 11 क्वेश्चन नंबर है, 7 नहीं है। 10 तो हमने पढ़ लिया है, 11 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 4 नंबर का है, 4 या 12 टोटल अंक आपके हो जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, पंथ निरपेक्षीकरण क्या है, भारतीय समाज में पंथ निरपेक्षता से संबंधित परिवर्तनों को समझाइए। दूसरा है, भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों का हितों की रक्षा करने के लिए आपके अनुसार सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं अथवा क्या किए जाने चाहिए, ये समझाना है। मतलब कि आपको क्या करना है, अपने हृदय से जो बात निकलती है, अपने मन से जो बात निकलती है, उसके आधार पर भी आप इसको समझा सकते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरे ध्यान रखना। 11 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होता है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। किसको समझाना है, वैश्वीकरण को। ठीक है, वैश्वीकरण को समझाना है और वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहित करने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तत्व भी बताना है जो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है। किसने, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस तरह से प्रभावित किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में आता है सामाजिक आंदोलनों के प्रकार। सामाजिक आंदोलन के प्रकार, ये आपका क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका ये, सामाजिक आंदोलन के प्रकार। और कक्षा 12वीं, ठीक है, मध्य प्रदेश प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा, बोर्ड परीक्षा 2021, सब्जेक्ट तो आपको याद ही है, सोशलॉजी, समाजशास्त्र, और ये था सेट फर्स्ट, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको बताए मैंने और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताए। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि अगला पेपर बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अगला आपका ये रहेगा समाजशास्त्र का सेकंड प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से और प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, वो बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।